गिरिजामृणाल सुकोमला कुलिस प्रहार निरोधिनी नृपते सुता कुलमानिनी सब भूमि चारण कामिनी चपलात्मिका शशि शीतल त्रिदशापगा तटवासिनी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी। अयि मान्याः समे समुपस्थिताः बान्धवाः विद्वांसाः सहृदयाश्च सर्वेभ्यो हार्दिकं नमनम्। अग्रिम पाठस्यारंभात् प्राक् विनिवेदनमिदं यत् केषाञ्चित् निवेदनं भवति यत् संस्कृतभाषया एव अस्यां कक्षायां पाठनं भवेत्। तेषां हार्दिकीम् इच्छां नौमि यतो हि ते संस्कृतं प्रति अनुरक्ताः सन्ति, परन्तु तेषां कृते विनिवेदनमिदं यत् अस्य पाठस्यारम्भः कि ये केचन संस्कृतं भाषां सहजतया अवगन्तुम् असमर्थाः अपि सन्ति, तेषां कृतेपि शास्त्रीयतत्त्वज्ञानं भवेत् इति मनसि निधायैव अस्य पाठस्य आरम्भो भवत्। अतएव पाठोऽयं हिंदी भाषायां प्रचलति। मध्ये मध्ये आचार्यवाक्ये वा स्वकीय व्याख्यायां क्वचित् समुचिते अवसरे संस्कृतस्य ग्रहणमपि विधीयते। अत्र शास्त्रतत्त्वप्रतिपादनम् समेषां हृदये सहजतया सुचारुतया तद् तत्त्वस्य अवबोधनम् इत्येव लक्ष्यमस्ति। अतः संस्कृतभाषया पाठोऽयं पूर्णरूपेण न प्रचलति। अन्यत्र यत्र क्वचित् वा मदीयैव यदा अन्यस्मिन् कार्यक्रमे संबोधनं भवति तदा संस्कृतभाषया एव भवति, न तु हिन्दीभाषया। परञ्चात्र यदाधारेण अस्य पाठस्य आरम्भः तदाधारं हृदये निधाय येन क्रमेण पाठोऽयं प्रचलति तेनैव क्रमेणैव अस्य पाठस्य आरम्भो भवति। इदानीमपि आसमाप्तिं यावत् ध्वन्यालोकस्य पाठः समाप्तिं न याति तावत् पर्यन्तं स एव क्रमो भविष्यति। ये संस्कृतं श्रोतुमर्हन्ति तेषां कृते इदानीं पूर्णतया अवसरो नास्ति। अग्रिमे क्वचित् यद्यवकाशो लभ्यते तदा पूर्णरूपेण संस्कृतेनापि पाठो भविष्यति इति नास्ति काचित् शङ्का। अत्र विषयावगाहनं कुर्वन्तु भवन्तः भाषायाः परिष्कारः भाषायाः परिज्ञानं भवते अस्ति तर्हि भवन्तः सर्वं ज्ञातुं शक्नुवन्ति, नास्ति तत्र काचित् शङ्का। भवतु नाम। प्रिय छात्रों, अब मैं चलता हूँ अपने पाठ के अग्रिम सोपान पर।
कल तक जो हमने देखा था कि अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत जो ध्वनि है, जिसको हम अविवक्षित वाच्य ध्वनि के रूप में जानते हैं, उसमें भी ध्वनि जो है वो आवश्यक है। उसी क्रम में आज का भी पाठ चलेगा। आज का पाठ जो है वो अन्य मत में, अभी तक तो मीमांसकों की बात हुई है, आगे अन्य शास्त्रकारों के मत में भी ध्वन्यालोककार यह कहना चाहते हैं कि ध्वनि की सत्ता जो है वो अवश्यमेव स्वीकरणीय है। ध्वनि की सत्ता अपनी जगह अक्षुण्ण है, उसको किसी के साथ मिलाया नहीं जा सकता या किसी में उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि कोई नाम परिवर्तन करना चाहते हो, कोई अन्य नाम से संबोधित करना चाहते हो, तो उसमें मेरी कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये सिद्ध करना है कि अभिधा और लक्षणा, मुख्य वृत्ति और गौणी वृत्ति के अतिरिक्त ध्वनि नाम का एक व्यापार है। यही इनको सिद्ध करना है। उसी विषय को लेकर के ये आज आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जत्तु अभिप्राय विशेष रूपम व्यंग्यम शब्दार्थाभ्याम प्रकाशते तद्भवति विवक्षितम तात्पर्येन प्रकाशमानम तत् प्रकाशमानम सत्। कल हमने पढ़ा था कि शब्द से जो वाच्य अर्थ मिलता है, जहाँ पर शब्द का पहले से ही अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः ये भाव पहले से निश्चित है, उस अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। ये वाच्य से ग्रहण होता है, जहाँ संकेतक ग्रहण होता है। और ये कहते हैं कि अभिप्राय विशेष रूपम व्यंग्यम, कि वक्ता जो पंक्ति बोलता है उस पंक्ति से उसका तात्पर्य क्या है, उसके कहने का आशय क्या है, ये जो हमारी समझ होती है, ये जो हम जानते हैं, पहचानते हैं उस आशय रूप अर्थ को, तो वो शब्दाभ्याम प्रकाशते तद्भवति विवक्षितम। और वक्ता का जिसमें तात्पर्य होता है, जिस किसी अर्थ को वह प्रस्तुत करना चाहता है, वही है उसका विवक्षित, और उसी विवक्षित अर्थ को प्रकाशित करता हुआ वह शब्दार्थ उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। किंतु तदेव केवलम अपरिमित विषयस्य ध्वनि व्यवहारस्य न प्रयोजकत्वम न प्रयोजकम अव्यापकत्वात्। अब आप कहे, यहाँ एक शब्द कह सकते हैं या एक शंका कर सकते हैं कि जब वक्ता के तात्पर्य को, वक्ता के अभिप्राय को बोधित करता है वह ध्वनि, तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो जो तात्पर्य है, वो जो अभिप्राय विशेष है, वही ध्वनि है। ऐसा मान लीजिए। तो कहते हैं देखिए, उस अभिप्राय विशेष को भी ध्वनि शब्द अर्थ के द्वारा अभिव्यक्त करता है, लेकिन केवल उसी को अभिव्यक्त करता है, ऐसी बात नहीं है। अंतर समझ लीजिए कि पहले कहा कि ध्वनि जो है वो वक्ता के तात्पर्य विशेष को, वक्ता के अभिप्राय विशेष को, वक्ता के कथन के आशय विशेष को अभिव्यक्त करता है। और जब ये कहा गया कि उसी अभिप्राय विशेष को व्यक्त करने के लिए जो तात्पर्य है, तो आप कहिए कि तात्पर्य ही ध्वनि है, तो कहते हैं जी नहीं, क्योंकि तात्पर्य जहाँ जा रहा है, अभिप्राय जहाँ है, उस वही केवल ध्वनि का विषय है, ऐसी बात नहीं है। अगर उतना ही ध्वनि का विषय होता तब तो आप जो कह रहे हैं वो सही होता, लेकिन ध्वनि का विषय उतना ही नहीं है, क्योंकि जो अभिप्राय है, जो आप अभिप्राय बता रहे हैं, उसकी अव्यापकत्वात्, वो ध्वनि जितना व्यापक नहीं है। ध्वनि इससे बहुत ज़्यादा व्यापक है। कैसे? तो उसके लिए कहते हैं तथा दर्शित भेदत्रय रूपम, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि।
इस तीन रूप से तात्पर्येन द्योत्यमानम अभिप्राय रूपम अनभिप्राय रूपम च सर्वमेव ध्वनि व्यवहारस्य प्रयोजकम। इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के तात्पर्य से प्रकाशित होने वाला जो वक्ता का अभिप्राय रूप है, जो वक्ता का अनभिप्राय है, जो वक्ता का अभिप्राय नहीं है, वो भी ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि लेखक जो होता है उसने अपना श्लोक लिखा, उसने अपनी बातें कही, तो उन्होंने जो अभिप्राय लगाया था उस अभिप्राय का बोधक तो वो हो गया, लेकिन जब श्रोता पढ़ता है, सहृदय पढ़ता है, आलोचक पढ़ते हैं तो उसके 8-10 अर्थ और निकाल लेते हैं। तो अब वो अर्थ उस समय तो अभिप्राय में नहीं था, तो क्या ध्वनि को अगर अभिप्राय विशेष का ही बोधक माना जाएगा तो स्वभावतः उसकी स्थिति छोटी पड़ जाएगी, जबकि ध्वनि का विषय जो है वो तो अलग अलग जगहों पर वक्ता के अभिप्राय से, श्रोता के अभिप्राय से, प्रकरण के आधार पर, देश काल के आधार पर वो बदलता रहता है। इसलिए चाहे वो अभिप्राय विशेष या अनभिप्राय विशेष अर्थों का बोधन जो होता है वो सभी के सभी ध्वनि व्यवहार के प्रयोजक होते हैं। यथोक्तम व्यंजकत्व विषये ध्वनि लक्षणे नाते व्याप्तिर नचा व्याप्ति, ऐसा पहले से ही कह दिया गया है। जो ध्वनि लक्षण में आपको दिखाया गया था, इससे वहाँ न तो अतिव्याप्ति होती है और न अव्याप्ति होती है। अन्यथा ध्वनि के जो और अर्थ हो जाएंगे उसमें ध्वनि नहीं पहुँच पाएगा, तो या तो वहाँ अव्याप्ति हो जाएगी या जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचेगा तो अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति से रहित है ये। तस्मात् वाक्य तत्व विदाम मतेन तावत व्यंजकत्व लक्षण शाब्दो व्यापार न विरोधी प्रत्युतान गुण एवं लक्ष्यते। अब ये उसी मीमांसकों को जो पहले से जिनका खंडन किया हुआ है उनको कहते हैं, इस हिसाब से अगर देखें तो ये शब्द और अर्थ का जो व्यापार है वो अभिप्राय रूप अर्थ को भी बोधित करता है, अनभिप्राय रूप अर्थ को भी बोधित करता है, और वो दोनों अर्थ, वो दोनों तात्पर्य, दोनों अभिप्राय कुल मिलाकर तो शब्द से ही अभिव्यक्त होते हैं। जिस अभिप्राय विशेष की ओर आप जा रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति भी तो उसी शब्द से है जो शब्द आपके सामने श्लोक रूप में रखा हुआ है। तो वो भले परंपरा हो लेकिन वो शब्द व्यापार ही हो जाता है, ऐसा अगर स्वीकार करते हों वो वाक्य तत्ववादी यानी मीमांसक, तो उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि ये तो गुण ही कहलाएगा। ये तो हुई मीमांसकों की बात। अब कहते हैं कि परिनिश्चित निरपभ्रंश शब्द ब्रह्मणाम विपश्चिताम मतमाश्रित्य प्रवृत्तोयम ध्वनि व्यवहारः इति तैसा विरोधा विरोधो कथन चिंत्यते। कहते हैं जो हमारे वैयाकरण हैं तो उन वैयाकरणों के लिए तो चाहे शब्द ब्रह्म स्वरूप हो या परिमितार्थ बोधक हो, ऐसे दोनों स्थिति में वैयाकरण जो हैं उनके मत को लेकर के ही, अर्थात उनका व्याकरण शास्त्र में प्रतिपादित जो मत है स्फोटवाद, उसी को लेकर के तो यह ध्वनि व्यवहार परिवर्तित है। तो जब उसी के आधार पर हम चल रहे हैं तो फिर उन वैयाकरणों के साथ मेरा विरोध और अविरोध की चिंता करना ही बेकार है, उनके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है। कृत्रिम शब्दार्थ संबंधिनाम, कृत्रिम शब्दार्थ संबंधवादिनाम तो युक्त विदाम अनुभव सिद्ध एवायम व्यंजक भावः। अब कहते हैं कि जो शब्द और अर्थ के संबंध को नित्य नहीं मानते, कृत्रिम शब्दार्थ संबंधवादी नाम, कि जो शब्दार्थ के संबंध को कृत्रिम मानते हैं, अनित्य मानते हैं, उनके लिए तो यह ध्वनि जो है वो युक्त विदाम अनुभव सिद्ध एवं, उनको तो अनुभव के द्वारा सिद्ध बनना पड़ेगा। क्योंकि जब हम वाक्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि वाच्यार्थ के अतिरिक्त
हमें वस्तु अलंकार और रस प्राप्त होते हैं, यह जब सहृदयों का अनुभव है तो वो अनुभव ही उस व्यंजक भाव को सिद्ध कर देता है। इसलिए शब्दार्थ के मध्य जो कृत्रिम संबंध मानते हैं, जो अनित्य संबंध मानते हैं, उनको भी सहृदयों के अनुभव के आधार पर व्यंजना की सिद्धि माननी पड़ेगी। अन्यथा वो अगर व्यंजना को नहीं मानेंगे तो सहृदयों के अनुभव को वो किस आधार पर सिद्ध करेंगे। इसलिए अनुभव जो है वही उनको सिद्ध कर देता है। शब्दानाम अर्थांतराणाम इव अविरोधश्चेत नो प्रतिपक्ष पदवीम अवतरति। इसलिए उनको शब्द से अर्थांतर की अभिव्यक्ति जो है, व्यंजक जो सहृदयों के हृदय के आह्लाद का कारण होता है, तो वहाँ उनको अनुभव सिद्धि से ही मानना पड़ेगा। इसलिए उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं और उनके साथ शास्त्रार्थ करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हाँ, वाचकत्व ही तार्किका नाम, जो तार्किक लोग हैं, वाचकत्व ही तार्किका नाम विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम् किमिदं स्वाभाविकं शब्दानाम आहोस्वित सामयिकम इत्याद्याः। ये कहते हैं कि तार्किकों का जो तर्क है, तार्किकों की जो विप्रतिपत्तियां हैं, वो विप्रतिपत्तियां प्रसृत हो सकती हैं, वो अपनी विप्रतिपत्तियां दिखा सकते हैं। क्योंकि वो कहेंगे कि किमिदम, ये व्यंजकत्व जो है, ये ध्वनि जो है वो क्या है, स्वाभाविकम शब्दानाम, शब्दों का यह स्वाभाविक व्यापार है, या सामयिकम, या संकेत लब्ध है। जैसे संकेत से हमको अर्थ की प्राप्ति होती है, किसी शब्द को बोलकर वो हम संकेत करते हैं तो हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये शब्दों का स्वाभाविक धर्म है, या सामयिकम, समय माने संकेत, या सामयिकम है, संकेत से युक्त है। व्यंजकत्वे तो तत्पृष्ठ भाविनी भावांतर साधारणे लोक प्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनाम अवसरः। कहते हैं देखिए, जो समय से, जो संकेत से हमें अर्थ प्राप्त होता है, ये व्यंजक वो चीज़ है, व्यंजकता वो चीज़ है जिससे भावांतर साधारण, दूसरे भाव की अभिव्यक्ति में भी वह शब्द वहाँ सहायक होता है। तो आप अगर इसको कहते हैं कि स्वाभाविकम, अर्थात ये शब्द स्वाभाविक रूप से अर्थांतर की अभिव्यक्ति करता है, तो ऐसा अर्थ स्वीकार कर लेने पर आपके साथ हमारा कोई विरोध नहीं होगा। क्योंकि जो शब्द का कभी प्रयोग करता है उससे ध्वनित्व होता है, वो शब्द स्वाभाविक से ही अर्थात जो है उस व्यंग्यांतर की बात, उस अर्थांतर की बात वो उपस्थापित कर देता है, अर्थांतर को उपस्थापित कर देता है। लेकिन इन तार्किकों के लिए अलौकिके ही अर्थे तार्किका नाम विमतयो निखिला प्रवर्तन्ते न तो लौकिके। एक बात याद रखना पड़ेगा कि इन तार्किकों का जो मत है, तार्किकों का जो कथन होता है, वो अलौकिके अर्थ है। अलौकिक अर्थ में इनकी सारी विप्रतिपत्तियां तर्क वितर्क चलता है, न तो लौकिके। लौकिक व्यवहार में इनका कोई तर्क नहीं चलता, क्योंकि ये जो अपने तर्क से सिद्ध करना चाहते हैं, तर्क लगाते हैं, वो अलौकिक वाक्यार्थ को जब सिद्ध करना होता है, अलौकिक वाक्य को प्रमाणित करना होता है, तब इनकी विप्रतिपत्तियां और इनका तर्क प्रवर्तित होता है, लौकिक में प्रवर्तित नहीं होता। नहीं नील मधुरादिषु अशेष लोकेन्द्रिय गोचरे बाधा रहते तत्व परस्परम विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते। जैसे कि जो नील घट है, जो नीला रंग है, वो नीला रंग लोकेन्द्रिय गोचरे, जब वो लोगों के नयन प्रत्यक्ष है, नयन प्रत्यक्ष होने के बाद उस नीलत्व में कोई बाधा नहीं है,
तो बाधा रहित नयन, बाधा रहित इंद्रिय प्रत्यक्ष जो अर्थ है उसमें कोई विप्रतिपत्तियाँ इनके यहाँ नहीं होती। नहीं बाधा रहितम नीलम नीलमिति ब्रुवन नपरेण प्रतिसिध्यते नैतन नीलम पीतमेति। कहता है वहाँ कहीं ऐसा नहीं देखा जाता कि जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नील है वहाँ तार्किक का ये तर्क प्रवर्तित होता हो या कोई नीला नहीं बल्कि ये पीला है, तो ऐसे तर्कों का कोई औचित्य नहीं रहता है। तथैव व्यंजकत्वं वाचकानां शब्दानां अवाचकानां च गीतध्वनीनां शब्दानां रूपानां चेष्टादीनां च सर्वेषां अनुभव सिद्धमेव तत्केन अपहृणूयते। उसी तरह जब व्यंजकता जो है वाचक शब्दों में, अर्थात शब्द अपनी वाचकता के द्वारा एक अर्थ का बोधन कर सकता है और उसके अतिरिक्त जब ये व्यंजकत्व अवाचक अर्थों को भी, जिस अर्थ का वाचक वह शब्द नहीं है, जैसे बदति विष्णु पत्र शयनम, बदति जो है वो समझाने का या बोधन कराने का वाचक तो नहीं है, वो तो बोलने का ही वाचक है, लेकिन बदति पद जो है वो उस अर्थ को भी अभिव्यक्त करता है। गीतध्वनि, गीत की जो आवाज़ है उसमें कोई वाचकता नहीं है, लेकिन वाचकता नहीं रहते हुए भी वो रसादि की प्रतीति करवाता है। चेष्टा, हाथ का इशारा, आँख का इशारा, मुंह का इशारा, या हाथ फैलाना, देह फैलाना, कमर मटकाना इत्यादि चीज़ें जो हैं ये भी जब अर्थाभिव्यक्ति करती है तो वहाँ पर व्यंग्य होता ही है, अन्यथा किस तरह से वहाँ आप अर्थ ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जिससे व्यंजकता को रोका जा सके। इसलिए अनुभव सिद्ध में तत्केन अपहृणूयते, तो वो जो व्यंग्य है वो अनुभव सिद्ध है, इसको कहीं रोका नहीं जा सकता। अशब्दमर्थम रमणीयम ही सूचयन्तो व्यवहारा तथा व्यापारा निबद्धाश्च अनिबद्धाश्च विदग्ध परिखत्सु विविधा विभाव्यन्ते। कहता है कि अब देखिए, विद्वानों की जहाँ संगोष्ठी होती है उस विद्वानों की संगोष्ठी में ऐसे शब्दों का उपनिबंधन किया जाता है, या विद्वान लोग जब सभा में बोलते हैं तो ऐसे शब्दों का उपनिबंधन करते हैं जो शब्द व्यवहार के द्वारा, व्यवहार प्रत्यक्ष के द्वारा उन अर्थों की अभिव्यक्ति करता है जिसमें उसकी वाचकता नहीं है, तथा व्यापारा निबद्धा अनिबद्धाश्च, जो जिस अर्थ में निबद्ध है और जो जिस अर्थ में निबद्ध नहीं है, इस दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग विद्वानों के परिषद में हुआ करता है और विद्वान लोग उसके अर्थ को समझते हैं। तान उपहास्यताम आत्मनम परिहनन। अब अगर वहाँ कोई कहे कि इस आदमी ने क्या बोला हमें अर्थ नहीं लगा, क्योंकि वो अगर वाचकता पर रहेंगे तो विद्वानों द्वारा प्रयुक्त शब्द की जो वाचकता जिसमें है वही अर्थ उनको लगेगा, लेकिन उन्होंने तो उस अर्थ को बोला है जिसकी वाचकता वहाँ नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई विद्वान ये कहे कि इनके अर्थ को हमने नहीं समझा तो उसकी विद्वत्ता का ही उपहास होता है। इसलिए क्योंकि वो अनुभव सिद्ध है, अनुभव से वो समझ रहे हैं कि इसका अर्थ कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं कि तेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं बल्कि ये है। अब देखिए, जब स्वयं आदमी कहता है कि बोलने का तात्पर्य ये नहीं ये है, तो इसका मतलब है दूसरा अर्थ आपको लग रहा है। लेकिन अगर वो आपको नहीं लग रहा है तो फिर लोगों के सामने में आप ये कैसे कह सकते हैं कि भैया हमें नहीं लगता। नहीं लगता तो लोग आपको मूर्ख समझ जाएंगे। इसलिए वहाँ कोई अपने आत्मा का उपहास उड़ाना नहीं चाहता, जिससे उसका कोई विरोध नहीं करता, अर्थात सबको उसका अर्थ लग जाता है। इसलिए को अतिसंदित सचेता,
तो कौन सचेतन ऐसा होगा जो यहाँ पर विप्रतिपत्ति उपस्थापित करे, अर्थात कोई नहीं। ब्रूयात् अस्त्यतिसंधानावसरः व्यंजकत्वं शब्दानां गमकत्वं तच्च लिंगत्वं अतश्च व्यंग्यप्रतीतिर्लिंगप्रतीतिरेवेति लिंगी लिंग स्वभाव एव तेषां व्यंग्य व्यंजक भावो नापरः कश्चित्। कहता है इसमें कोई ये तर्क लगा सकता है क्या? तो वो तर्क ऐसा लगा सकते हैं कि शब्दों में जहाँ आप व्यंजकता बता रहे हैं, वस्तुतः वो जिन जिन अर्थों की अभिव्यक्ति करता है जो विद्वानों द्वारा अनुभव सिद्ध है, तो उन अर्थों में इस शब्द की वाचकता भले न हो, लेकिन उन अर्थों का गमकता है, अर्थात उन अर्थों का अवगमन कराने की शक्ति इस शब्द में है। और वो जो अवगमन कराने की शक्ति गमकता है वो तो वस्तुतः लिंगत्व ही है। और अगर लिंगत्व है, लिंग में न्यायशास्त्र में जो कारण होता है वो लिंगत्व है, तो व्यंग्य प्रतीति लिंगी। अगर शब्द लिंग हुआ तो व्यंग्य प्रतीति जो है वो लिंगी हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो ये लिंगी लिंग भाव एवं कारण और कार्य भाव जो है यही व्यंग्य व्यंजक भावो नापरः कश्चित्, यही व्यंग्य और व्यंजक का भाव है। अतश्च एतत् अवश्यमेव बोधव्यम यस्मात् वक्त्रभिप्रायापेक्षया व्यंजकत्वम् इदानीमेव त्वया प्रतिपादितं वक्त्रभिप्रायश्चायम् अनुमेय रूप एव। इसलिए आपको मानना चाहिए कि वहाँ लिंगी और लिंग रूप का ही ज्ञान होता है। इस तरह आपने अभी मीमांसकों के खंडन के प्रसंग में ये बात स्वीकारा है कि वक्ता का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय विशेष के बोधन में यह शब्द जो है वो समर्थ होता है, या यह शब्द उस अभिप्राय विशेष का बोधन करता है। तो अभिप्राय विशेष जो होता है वो वस्तुतः अनुमेय ही होता है, ऐसा आपने पहले स्वीकार किया ही है। तो फिर आपका जो ये शब्द के इसमें व्यंजकता है वो लिंगी और लिंग रूप ही होता है, कारण और कार्य रूप ही होता है। इसको अलग से व्यंजकता कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब कहते हैं अत्रोच्यते, यहाँ अब ग्रंथकार अपनी ओर से उसका समाधान देते हैं कि ननु एवमपि यदि नाम स्यात् किं न छिन्नम। कहते हैं चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लिंग और लिंगी वाली बात जो आप कर रहे हैं इसको अगर मैं मान भी लूँ तो इसमें मेरा यानी ध्वनिकार का कौन सा दोष हो जाएगा, या ध्वनिकार के कथन का कौन सा विरोध हो जाएगा, कौन सा अपलाप हो जाएगा? कोई अपलाप नहीं होगा। क्यों? तो वाचक गुणवृत्ति व्यतिरिक्तो व्यंजकत्व लक्षणः शब्द व्यापारो अस्ति इति अस्माभिः अभ्युपगतम् अतस्य चैवमपि न काचित् क्षतिः। मुझे तो ये सिद्ध करना है कि वाचकत्व और गुणवृत्तित्व दो वृत्तियां हैं, ये जो दो व्यापार हैं, इन दो व्यापारों के अतिरिक्त व्यंजकत्व लक्षण वाला एक तीसरा शब्द व्यापार है। यही तो हम सिद्ध करना चाहते हैं। और आप अगर उसको लिंगी और लिंग रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वो भी तो वाचकत्व और गुणवृत्तित्व इस दोनों से अलग ही होगा। तो अलग मान लेने में भी न काचित् क्षति। हमें तो केवल ये सिद्ध करना है कि वाचकत्व और गुणवृत्तित्व के अतिरिक्त व्यंजक व्यापार होता है, व्यंजना व्यापार होता है। तद्धि व्यंजकत्वम लिंगमस्तु अन्यद्वा। तो वो व्यंजकत्व आप लिंगत्व रूप में स्वीकार कर लीजिए या व्यंग्यत्व रूप में स्वीकार कर लीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो केवल तीसरी शक्ति का निरूपण करना है और उसकी सत्ता
स्थायी है ये बताना है। सर्वथा प्रसिद्ध शाब्द प्रकार विलक्षणत्वम शब्द व्यापार विषयत्वं च तस्यास्तीति नास्ति एव आवयोर विवादः। कहता है आपके साथ मेरा कोई विवाद नहीं। क्यों? तो वो जो व्यंजकत्व है, जो जिसको बाद में वो व्यंजकता जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं, प्रसिद्ध शाब्द प्रकार विलक्षणत्वम, तो जो वाक्य शास्त्र के द्वारा प्रसिद्ध जो शाब्द प्रकार है, प्रसिद्ध जो शब्दार्थक ग्रहण की प्रकार अभिधा है, उससे अलग, उससे विलक्षण होता है, बल्कि विलक्षण होते हुए भी वह शब्द व्यापार ही है, शब्द व्यापार का ही विषय है। तो शब्द में ही रहने वाला वो प्रसिद्ध शब्द व्यवहार से अलग एक दूसरा व्यवहार है, ऐसा आप भी मान रहे हैं और ऐसा मैं भी मान रहा हूँ। इसलिए नास्ति आवयोर विवादः, इसलिए हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है। नो पुनरयम परमार्थो जद व्यंजकत्वम लिंगत्वमेव सर्वत्र व्यंग्य प्रतीतिश्च लिंग प्रतीति रेवेति। हाँ, जब आप लिंगी और लिंग की बात करते हैं तो उसमें मुझे ये कहना है कि ये जो व्यंजकता है, ये जो व्यंग्यत्व है, व्यंजकत्व है, ये सर्वदा लिंग रूप में ही होता है। सर्वदा व्यंग की प्रतीति लिंगी रूप में ही होता है, ये उचित नहीं है। यानी आपने शब्द को लिंग माना और उन अर्थों को लिंगी माना, हमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर्वदा जहाँ जहाँ व्यंग्य है आपका, वो सभी के सभी लिंगी और लिंग रूप में ही हैं, ये उचित नहीं है। क्यों? तो यद्यपि स्वपक्ष सिद्ध है अस्मदुक्तम अनुदितम त्वया वक्त्यभिप्राय व्यंग्यत्वेन अभ्युपगमात् तत्प्रकाशने शब्दानां लिंगत्वमेवेति तद्यत अस्मदाभिहितं तद्विवज्य प्रतिपादयेत् श्रूयताम्। कहता है मेरा जो अभिप्राय है, यद्यपि वो आपने पहले प्रतिपादित कर दिया है, क्योंकि आपने शंका करते वक्त खुद कहा था कि बोलने वाले का, वक्ता का जो अभिप्राय विशेष होता है, उस अभिप्राय विशेष को ही आप व्यंग्य कहते हैं। तो ये बातें आपने पहले ही स्वीकार कर दी थी और उसी को आपने लिंगी और लिंग का रूप दिया है। उसको मैं जरा स्पष्ट करके आपको बता दूं, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि सभी जगह पर ये व्यंग्य और ये व्यंजक शब्द लिंग और लिंगी के रूप में ही नहीं होते हैं। द्विविधो विषयः शब्दानां, कहते हैं शब्द के दो विषय होते हैं, एक अनुमेय और एक प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य वो हुआ जिसको आपने शब्द से कहा, और अनुमेय वो हुआ कि उस शब्द को सुनकर जो आपने तात्पर्य विशेष लगाया, अनुमान विशेष लगाया, भाव विशेष लगाया, वो है अनुमेय। तत्रानुमेयो विवक्षा लक्षणः, जो अनुमेय आप कह रहे हैं वो अनुमेय अर्थ जो होता है वो विवक्षा लक्षण होता है, विवक्षा के अधीन। यानी बोलने वाले की इच्छा क्या है, बोलने वाले की इच्छा कहाँ है। तो जहाँ उसकी इच्छा है, जहाँ उसकी विवक्षा है, वो अर्थ जो होता है वो अनुमेय कहलाता है। अब विवक्षा च शब्द स्वरूप प्रकाश निच्छा शब्देन अर्थ प्रकाश निच्छा चेति द्विप्रकारा। तो इतना तो मान गए कि अनुमेय जो है वो विवक्षा है। अब ये विवक्षा जो है ये दो प्रकार से होती है। एक तो सीधा शब्द स्वरूप प्रकाश निच्छा, सीधा शब्द के स्वरूप ने वाली स्वरूप से ही उन अर्थों को प्रकाशित कर देती है। और दूसरा शब्दार्थ प्रकाश निच्छा, शब्देन अर्थ, शब्द से अर्थ और अर्थ से पुनः
दूसरा अर्थ जिसको प्रकाशन की इच्छा है। एवं प्रकारेण, एक सीधा शब्द से, एक शब्द से अर्थ के द्वारा, ये दो प्रकार से होता है। तत्राद्या नो शाब्द व्यवहारांगम। अब कहता है कि पहला जो है, जहाँ सीधा शब्द से वक्ता का जो अभिप्राय विशेष है उस विशेष को बतलाता है, वो भी शाब्द व्यवहार, जो शब्द का व्यवहार है कि अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः, उसका अंग नहीं है, वो अलग प्रकार है। ये विवक्षा वाला अर्थबोधन जो है वो अलग प्रकार है। दोनों होता शब्द से ही है, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। सा ही प्राणित्व मात्र प्रतिपत्ति फला, द्वितीया तो शब्द विशेषावधारणावसित व्यवहितापि शब्द करण व्यवहार निबंधनम, ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषयः शब्दानां प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तु अर्थ प्रतिपादन समीहा विषयीकृतोऽर्थः। कहते हैं इस प्रकार शब्द व्यवहार का जो विषय है वो तो प्राणी मात्र प्रतिफला, वो कोई भी प्राणी चाहे वो अव्यक्त शब्द ही क्यों न बोलता हो, लेकिन उसको भी उसका सीधा अर्थ तो लगता ही है। ऐसे में जो दूसरा है शब्द के अर्थ के द्वारा अभिप्राय की अभिव्यक्ति करता है, वो अवधारणावसित व्यवहिता भी शब्द करण व्यवहार निबंधनम, वो वहाँ शब्द को करण बनाकर, शब्द को द्वारा बनाकर उस अभिप्राय की अभिव्यक्ति की जाती है, और उसी अभिप्राय के लिए ऐसे शब्दों का यहाँ निबंधन होता है। तो इस दोनों प्रकार से, चाहे शब्द से वक्ता के अभिप्राय रूप अर्थ का बोधन हो, या शब्द को करण बनाकर अर्थ के द्वारा वक्ता के अभिप्राय की अभिव्यक्ति होती हो, जो दोनों विवक्षा के अधीन है, जो दोनों अनुमेय है, ये शब्द का विषय है। और प्रतिपाद्यस्तु, क्योंकि अनुमेय और प्रतिपाद्य दो प्रकार का अर्थ बताया था, तो प्रतिपाद्य जो अर्थ है वो प्रयोक्तु अर्थ प्रतिपादन समीहा विषयीकृतः अर्थः, वो जो बोलने वाला है उसके द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन करना शब्द के द्वारा, प्रयोक्तु अर्थ प्रतिपादनम, प्रयोक्ता जिस अर्थ में उसको प्रयोग कर रहा है, तद विषयीकृत अर्थ जो है वो प्रतिपाद्य विषय कहलाता है। इसको आप सीधा समझिए कि एक तो सीधा हुआ कि वो शब्द आदमी ने प्रयोग किया और उससे आपने अर्थ समझ लिया जो उसका तात्पर्य है, और एक वो होता है कि जो मैं पहले कह चुका हूँ कि काव्यगत जो शब्द होते हैं वो वक्ता ने अपने अभिप्राय से उसको प्रयोग कर दिया, लेकिन जब वो सहृदयों के पास में जाता है तो सहृदयों की विभिन्नता के आधार पर वहाँ विभिन्न प्रकार के अभिप्राय अभिव्यक्त होते हैं और उनको विभिन्न प्रकार का अभिप्राय लगता है। अगर आप कहें कि ऐसा कैसे संभव है, तो ऐसा अगर संभव नहीं होता तो किसी भी कवियों द्वारा कहे गए अर्थों को सहृदय समालोचक अर्थांतर में प्रयोग करके पुनः उसका या तो उसका खंडन या उसकी प्रतिभा के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन कैसे कर पाते। अगर लेखक का जो एकमात्र अभिप्राय है उतना ही अभिप्राय सभी समझते तो फिर रमणीयार्थ प्रतिपादकता जो है उसका समुचित अर्थ नहीं लग पाएगा। वो तो ये है कि कवि ने एक भाव को लेकर प्रयोग कर दिया, लेकिन जब वो सहृदयों के पास में जाता है तो सहृदय अपने अपने विचार के अनुकूल, अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुकूल उससे नाना प्रकार के अर्थों का अवगमन करते हैं और उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो वो सभी के सभी अनुमेय के अंतर्गत आ जाएंगे और प्रतिपाद्य वही होगा जो वक्ता जिस विषय को सोचकर अपने शब्दों का प्रयोग किया है वो प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत आएगा। अब कहते हैं सच द्विविधा,
ये अर्थ जो है ये दो प्रकार का है, एक वाच्य एक व्यंग्य। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रयोक्ता ही कदाचित स्वशब्देन प्रकाशयितुं समीहते, कदाचित स्वशब्दान अनभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित। कहीं तो वक्ता अपने शब्दों के द्वारा ही उस अभिप्रेत अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है, और कहीं वक्ता ऐसे अर्थों की अभिव्यक्ति चाहता है जो उस शब्द से सीधा अभिधेय नहीं है, जो उस सीधा शब्द से सीधा वाचकता के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि वो प्रयोजनापेक्षया उस प्रयोजन की किसी विशेष प्रयोजन की अपेक्षा से ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी करता है। सो तो द्विधोपि प्रतिपाद्य, ऐसा जो दो प्रकार का यह प्रतिपाद्य है वो शब्दानाम नो लिंगितया स्वरूपेण प्रकाशते। अब कहते हैं कि ये जो प्रतिपाद्य है जो दोनों प्रकार का है वो शब्दानाम लिंगितया स्वरूपेण न प्रकाशते, वो सर्वदा लिंगी रूप में, सर्वदा कार्य रूप में ही प्रकाशित होता हो, स्वरूप से ऐसा नहीं होता। अपितु कृत्रिमेन अकृत्रिमेन वा शब्दा संबंधांतरेण। कहते हैं कि जब आप कह रहे हो कि लिंगितया स्वरूपेण न प्रकाशते, उस शब्द का वो व्यंग्यार्थ जो है वो लिंगी रूप में नहीं हो रहा है, तो कैसे होता है? कहता है कहीं कृत्रिम संबंध से और कहीं अकृत्रिम संबंध से, यानी कहीं अनुभव से प्रज्ञा के बल पर सीधे वाक्य को सुनते हैं और उस अर्थ तक पहुंच जाते हैं, और विवक्षित वाक्य में, और विवक्षित वाक्य में मुख्यार्थ बाधादि के कारण हम वहां तक पहुंचते हैं। तो कहीं कृत्रिम संबंध से होता है और कहीं अकृत्रिम संबंध से उस अर्थ का ज्ञान होता है। विवक्षा विषयत्वम ही तस्यार्थस्य शब्दैः लिंगितया प्रतीयते न तु स्वरूपम। कहता है तस्यार्थस्य जो अर्थ, जो व्यंग्यार्थ आपको मिलता है वो विवक्षा का विषयत्वम, वो विवक्षा का विषय है, ऐसा लिंगितया प्रकाशत प्रतीयते, लिंगी रूप में तो प्रतीत होता है, लेकिन शब्द के स्वरूप में वह प्रवर्तित नहीं होता। अर्थात शब्द जैसा है कि अगर आपने पंकज कहा तो पंकज से वही अर्थ प्राप्त होगा जो पंख में उत्पन्न होता है, भले उसको आपने कमल अर्थ में रूढ़ कर दिया है, लेकिन अगर पंकज को आप आँख अर्थ में लगाएंगे कि कमल नयनी, तो अब वो कमल जो है आँख का सौंदर्य रूप जो अर्थ है, उस सौंदर्य रूप अर्थ में जब उसकी अभिव्यक्ति होगी तो लिंगी रूप में तो होगा, लेकिन शब्द के स्वरूप में उसका बोध नहीं होगा, शब्द स्वरूप से उसका ज्ञान नहीं होगा। यदि ही लिंगितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात् तत्शब्दार्थे सम्यक मिथ्यात्वाद विवादा ए प्रवर्तेरन। कहता है कि यदि सभी जगह जहाँ तक अर्थ जाता है, यदि सभी जगह शब्दों का ही व्यापार, शब्द का व्यापार लिंगी रूप में ही किया जाए तो मिथ्यात्वाद विवादा एवं न प्रवर्तेरन, तो फिर यह शब्द या यह अर्थ मिथ्या है, यह अर्थ जो आप कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा शब्द प्रयोग ही नहीं होगा। अब इसको समझिए कि जैसे आपने कह दिया कि शब्द से जो जो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं वो सभी लिंगी रूप में होते हैं, तो सिद्धांततया लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, तब तो जितने अर्थ आ रहे हैं वो सभी के सभी सही ही होंगे। लेकिन आपने वाद विवाद में, विद्वानों के बीच में या अपने व्यवहार में भी ये देखा होगा कि आपने कहा कुछ, दूसरे ने अर्थ लगाया कुछ, तब तो आप कहते हैं ना कि तुम जो अर्थ लगा रहे हो वो सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिसको आप सही नहीं कह रहे हैं वो अर्थ भी श्रोता को उसी शब्द से लगा है। अगर वो अर्थ
लिंगी रूप में स्वीकार कर लिया जाए और शब्द को लिंग रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो फिर ये मिथ्यात्व जो है, ये मिथ्या विवाद की का ही प्रवर्तन नहीं होगा। धूमादि लिंगानुमितान में अंतरांते बत, जैसे जत्र जत्र धूमा तत्र तत्र बहनी जो नियम है, उसमें जब धूम आपको कारण मिल गया तो वहाँ अग्नि रूप जो कार्य है, जो लिंगी है, उसके ज्ञान में मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं हो सकती। व्यंग्यश्चार्थो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्ततया, वाच्य सामर्थ्याक्षिप्ततया वाच्यवत् शब्दस्य संबंधी भवत्येव। व्यंग्य रूप अर्थ भी जो प्राप्त होता है वो भी वाच्य सामर्थ्य से ही आक्षिप्त होता है। जो आपने दुनिया लोक के प्रथमोद्योत में ही सुना है कि तस्य प्रतीयमानाख्यो वाच्य, तस्य प्रतीयमाना वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदा उभो स्मृतौ। तो वहाँ जो वाच्य है वो वाच्य के सामर्थ्य से ही उस व्यंग्य का भी आक्षेप होता है। तो वाच्यवत् शब्द से संबंधी, तो इस प्रकार वह प्रतिमान रूप अर्थ जो है, वह जो व्यंग्य है, वो भी कहीं न कहीं वाच्य का ही, शब्द का ही संबंधी तो होता ही है। साक्षात असाक्षात भावो ही संबंधस्य प्रयोजकः। कहते हैं कि फिर आप इसको शब्द का संबंध कैसे करते हैं। कहता है देखिए, एक है शब्द से साक्षात अर्थ की प्रतिपत्ति, एक होता है कि शब्द से अर्थ हुआ, उस अर्थ का दूसरे से संबंध है, उस अर्थ का तीसरे से संबंध है, इस प्रकार से संबंध जोड़ा जाता है। वाच्य के शब्द के संबंध में साक्षात भावो ही असाक्षात भावो ही शब्द संबंधस्य अप्रयोजक। साक्षात या असाक्षात ये किसी संबंध का प्रयोजक नहीं है। यानी आप कहेंगे कि साक्षात है या असाक्षात है, तो संबंध की गिनती में जब संबंध की व्याख्या होती है, संबंध का प्रयोजक जो है वो कहीं साक्षात या असाक्षात का प्रयोग नहीं होता। वाच्यवाचक भावाश्रयत्वं च व्यंजकत्वस्य प्रागेव प्रदर्शितम। वाच्य और वाचक भाव के आश्रय में ही व्यंग्य और व्यंजकत्व होता है, ये मैंने आपको पहले कह दिया है। तात्पर्य ये कि शब्द का पहले वाच्य अर्थ होता है और उसी वाच्य अर्थ से हम व्यंग्यार्थ को प्राप्त करते हैं, ध्वनि हमें प्राप्त होता है। ये बात प्रथमोद्योत में ही सिद्ध हो चुका है। तस्मात् भक्त्य अभिप्राय रूप एव व्यंग्ये लिंगतया शब्दानां व्यापारः तद विषयीकृते तु प्रतिपाद्यतया प्रतीयमाने तस्मिन् अभिन्न प्राय रूपे तस्मिन् नभिप्राय रूपे अनभिप्राय रूपे च वाचकत्वे नैव व्यापारः संबंधांतरेण वा। कहता है अब आप ऐसा समझिए कि वक्ता के अभिप्राय रूप जो व्यंग्य है उसमें शब्द का व्यापार जो है वो लिंग रूप में होता है, ये ठीक है, लेकिन सभी जगह लिंग रूप में ही होता है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि तद विषय तो प्रतिपाद्यतया, जो प्रतिपाद्य विषय था उस प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत आप अगर जोड़ते हैं तो वहाँ तो लिंग रूप में स्वीकार होगा। लेकिन प्रतीयमाने, लेकिन ध्वनि जो है जहाँ प्रतिमान रूप अर्थ है वहाँ अभिप्राय रूप भी होता है और अनभिप्राय रूप भी होता है। तो जब अनभिप्राय रूप होता है और दोनों का संबंध वाचकत्व से होता है, दोनों का संबंध वाचक शब्द से होता है, तो अनभिप्राय रूप जो अर्थ है वहाँ शब्द का लिंगत्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अभिप्राय ही नहीं बल्कि अनभिप्राय का भी बोधन हो रहा है। नतावत वाचकत्व ने यथोक्तम प्राह, जो मैंने पहले कह दिया है। और संबंधांतरेण, वाचकता तो है ही नहीं, अब वाचकता से अलग अगर संबंध होता है तो वो व्यंजकत्व ही है। न च व्यंजकत्वम लिंग रूप में व आलोकादि शून्यथा प्रतिष्ठत्वात्, और व्यंजकत्व जो है वो सर्वदा लिंग रूप में होता है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको घट रूप और दीपक, घट और दीपक का उदाहरण दिया हुआ था। क्योंकि
व्यंग्य जो होता है वो वाच्य के साथ साथ व्यंग्य को भी दिखाता है, व्यंग्य भी दिखाई देता है। तो ऐसे में सर्वदा वह लिंग रूप में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तस्मात् प्रतिपाद्यो विषय शब्दानां नो लिंगित्वेन संबंधी वाच्यवत्, जो आपका प्रतिपाद्य विषय है जिसका आपने अभी लिंग और लिंगी के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ भी सभी जगह शब्द लिंग रूप में हो और प्रतिपाद्य विषय जो है वो लिंगी रूप में हो, ये मान तो लिया, लेकिन वाच्यवत न। जैसे वाच्य होता है कि संकेतक ग्रहण से वो अर्थबोध कर देता है, वहाँ वाचकता होती है। उसी तरह जैसे वो शब्द का व्यापार है, उसी तरह से आप कहेंगे कि अभिप्राय विशेष को बोध कराने वाला व्यापार भी उसी वाचक की तरह है। तो जी नहीं, लिंगी तो हो जाएगा, लिंगी लिंग तो हो जाएगा, लेकिन वाचकवत व्यवहार नहीं होगा। जो ही लिंगित्वेन तेषां संबंधी यथा दृष्टो विषय स्ववाच्यत्वेन प्रतीयते अपितु उपाधित्वेन, क्योंकि लिंगी रूप में जो आपको अर्थ प्रतिपादित होता है, जो विषय दिखाया गया, उसमें वाच्य रूप में वहाँ प्रतीति नहीं होती, बल्कि उपाधि रूप में वहाँ प्रतीति होती है। और प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिंगित्वे, प्रतिपाद्य विषय जो होता है वो प्रतिपाद्य विषय में जब लिंगित्व है तो तद विषयानां प्रतिपत्तानां लौकिकैरेव क्रियमाणानां अभावः प्रसज्यता। याद रहे कि जब आप उस अर्थ में प्रतिपाद्य विषय में लिंग और लिंगित्व का आरोप करेंगे और उसको उस अर्थ को आप लिंगी मानेंगे, तो उन विषयों में आने वाली जो भी प्रतिपत्तियां हैं वो लौकिकैरेव क्रियमाण, वो लौकिक व्यवहार, लौकिक अर्थ में ही उसका ग्रहण हो पाएगा। जहाँ अलौकिक होता है, जैसे रस जो है वो हमारा अलौकिक है, तो रस विषय का जो ज्ञान होता है उसमें आपका यह व्यवहार नहीं चलेगा। लौकिक व्यवहार जो वस्तु रूप और अलंकार रूप है उसमें चल सकता है। यथाच वाच्य विषय अनुगमेन सम्यक् प्रतीतौ क्वचित क्रियमाणायां तस्य प्रमाणांतर विषयत्वे सत्यपि नो शब्द व्यापार विषयता हानि तद व्यंग्यस्यापि। कहता है इस तरह आप दोनों अर्थ में, जहाँ वाच्य के विषय में किसी प्रमाणांतर से, जैसे अर्थापत्ति इत्यादि प्रमाण हैं, उनके द्वारा प्राप्त होता हो, यानी जहाँ एक तो हुआ कि व्यंग्य द्वारा आप प्राप्त करते हैं, एक होता है कि वो अर्थ अर्थापत्यादि प्रमाण से प्राप्त होता हो। तो अर्थापत्यादि प्रमाण से प्राप्त होने के साथ साथ उससे बढ़कर वह व्यंग्य द्वारा भी प्रतिपादित होता है। एक पक्ष, और दूसरा पक्ष कि जो अर्थ प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, उस अर्थ की प्रतीति भी व्यंग्य द्वारा होती है। ऐसा करने पर शब्द व्यापार विषयता हानि व्यंग्यस्यापि, ऐसा करने पर व्यंग्य की कोई हानि नहीं हो रही है। अर्थात व्यंग्य तो हो ही रहा है, चाहे अन्य व्यापार के साथ होता हो और चाहे अन्य व्यापार से रहित होके होता हो, इसमें व्यंग्यत्व की कहीं कोई हानि नहीं है। काव्य विशेष व्यंग्य प्रतीतीनां सत्यासत्य निरूपणस्य अप्रयोजकत्वमेवेति तन्न प्रमाणांतर व्यापार परीक्षोपहासायैव संपद्यते। अब अगर आप कहेंगे कि व्यंग्य प्रतीति जो है, काव्य के विषय में जो व्यंग्य प्रतीति है, काव्य का विषय लेकर के जब आप व्यंग्यार्थ को ग्रहण करते हैं तो वहाँ सत्य और असत्य निरूपणस्य अप्रयोजकत्वम, आप कहेंगे कि व्यंग्य जो है वो उस काव्य के विषय में सत्यासत्य का प्रयोजक नहीं है। अर्थात व्यंग्य द्वारा यह प्राप्त होता है या व्यंग्य द्वारा प्राप्त नहीं होता है, इसका प्रयोजक, इसका निरूपण, इसका प्रामाणिकता वो व्यंग्य नहीं है,
तो ये उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे व्यापार से वो हो ही नहीं सकता। जब दूसरे व्यापार से हो ही नहीं सकता तो आपको व्यंग्य मानना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि वहाँ व्यंग्य नहीं होता है, तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि प्रमाणांतर व्यापार परीक्षा उपहासा ये संपद्यते, कहता है तब फिर आप दूसरे प्रमाण की परीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा प्रमाण लगा के देख लीजिए, अगर दूसरा प्रमाण उसको सिद्ध नहीं कर पाया तो दूसरे प्रमाण का उपहास ही होगा। क्योंकि जब आप काव्य विषयक तत्व का ज्ञान करने के लिए व्यंग्य को सत्यासत्य का परीक्षक नहीं मानेंगे तो कोई तो दूसरा व्यापार वहां काम करेगा नहीं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि व्यंग्य जो होता है वो अन्य व्यापार के साथ भी काम करता है और अन्य व्यापार रहित होकर के भी काम करता है। तो जहां वो अन्य व्यापार रहित होकर काम करता है वहां आपका कौन सा व्यापार काम करेगा? जब कोई व्यापार काम नहीं करेगा तो अन्य व्यापार का उपहास मात्र ही होगा। तस्मात् लिंगी प्रतीतिरेव सर्वत्र व्यंग्य प्रतीतिरिति नो शक्यते वक्तुम। इसलिए सभी जगह लिंगी रूप में ही व्यंग्य की प्रतीति होती है, ऐसा कहना उचित नहीं है। चत्तु अनुमेय रूप व्यंग्य विषम शब्दानां व्यंजकत्वं तद्ध्वनि व्यवहारस्य अप्रयोजकम् अपितु व्यंजकत्व लक्षणः शब्दानां व्यापार औत्पत्तिनां अर्थम उपन्यस्तम। कहते हैं ये सारी बातें जो हैं, जहाँ अनुमेय रूप व्यंग्य का विषय जो है वो शब्दों का व्यंजकत्व और ध्वनि व्यवहार का अप्रयोजक है, यानी अनुमेय रूप जो व्यंग्य का विषय है जिसको आपने अनुमेय रूप में स्वीकार किया है, वहाँ शब्दानाम व्यंजकत्वम, वहाँ जो शब्द की व्यंजकता है वो ध्वनि व्यवहार है, ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं है। अपितु व्यंजकत्व लक्षणः शब्दानाम व्यापारः, अपितु ये कहिए कि व्यंजकत्व लक्षण जो शब्द का व्यापार है वो औत्पत्तिक शब्दार्थ संबंधवादिनाम, जो शब्द से अर्थ की उत्पत्ति के विषय में जो अपना व्यापार लगाते हैं, उस तरह से जोड़कर मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। तात्पर्य ये कि जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि व्यंग्य का विषय जो है वो अनुमेय रूप में है, तो अनुमेय रूप में जो व्यंग्य हुआ वही वो ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं है। क्यों? तो अगर ये पहले दिखा दिया गया है कि अनुमेय रूप के कितने भेद हुए, उसमें सभी जगह वो अनुमेय रूप जो है वो लिंगी रूप में सभी जगह ध्वनि का व्यंजना का व्यवहार नहीं होता, ये उसने पहले दिखा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब ये तो मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि जहाँ तक आपका अनुमेय रूप अर्थ जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ध्वनि व्यवहार जो है वो उससे दूर तक जाता है। वो आपके केवल लिंगी और लिंग रूप जो कारण कार्य है उसी के आधार पर या उतना ही होता है, ऐसी बात नहीं है। व्यंजकत्वं कदाचित् लिंगत्वेन कदाचित् रूपांतरेण शब्दानां वाचकानां अवाचकानां च सर्ववादिभिः अप्रतिक्षेप्यम् इत्यस्माभिर्जस्य जतनः आरब्धः। कहता है कि ये जो आपको मैंने इतना प्रयास करके दिखाया है उसका कारण ये है कि व्यंजकता जो है वो कहीं लिंग रूप में भी होता है और कहीं अन्य रूप में भी होता है। कहीं वाचक के द्वारा भी होता है, वाचकानां शब्दानाम अपि, और कहीं अवाचकानां शब्दानाम अपि। कहीं वाचक शब्द से भी व्यंग्य होता है और कहीं अवाचक शब्द से भी होता है। इसलिए सर्ववादि भी प्रतिक्षेप्यम, ऐसा सभी वादियों को समझना चाहिए। इदस्माभियत्नः आरब्धः, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है। ये हमने यही दिखाया है कि आप लोग यानी जो भी व्यंजकता के विरोधी हैं, जो भी व्यंजकता को स्वीकार करना नहीं चाहते, उनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि शब्द में एक तीसरा व्यापार है।
क्योंकि वो व्यंजकता जो है, वो व्यंग्यार्थ जो है, वो जरूरी नहीं है कि सभी जगह लिंगी और लिंग रूप में ही होता हो, जरूरी नहीं है कि सभी जगह वो वाचक के आधार पे ही होता हो, जरूरी नहीं है कि सभी जगह वो लक्षणा के आधार पे ही होता हो, बल्कि ये उन सब से अलग भी होता है। हाँ, उनके द्वारा भी होता है, लेकिन उनसे अलग भी होता है। तदेवं गुणवृत्ति वाचकत्वादिभ्यः शब्द प्रकारेभ्यो नियमेनेव तावद् विलक्षणं व्यंजकत्वम्। इसलिए गुणवृत्ति व्यापार जो लक्षणा व्यापार है और जो वाचकत्व व्यापार है, जो आपका लिंगत्व व्यापार आपने बताया, उससे विलक्षणम, उससे विलक्षण एक अलग प्रकार का ये है। तदन्तः पातित्वेपि तस्य हठाद विधीयमाने तद विशेषस्य ध्वनिर्जत प्रकाशनम विप्रतिपत्ति निराशाय सहृदय व्युत्पत्तये वा तत्क्रियमानम अनतिसंदेयमेव। अब ये जो बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहता है कोई अगर हठपूर्वक उस व्यंजकत्व को अभिधा अर्थात गुणवृत्ति से अलग न माने, उसके अंतर्गत ही माने, तो उसको समझाने के लिए मैंने ये प्रतिपत्तियाँ, इतनी सारी बातें जो मैंने कही, इतना सारा समय जो मैंने लगाया, क्योंकि पहले वो दूसरे उद्योत में ही कह चुके थे कि ध्वनि से अलग है, ध्वनि जो है वो वाच्य से अलग है। तो कहते हैं फिर जो आपने इतना मेहनत किया वो क्यों किया? कहा इसलिए कि अगर कोई हठात बलात् कहे कि नहीं भाई वो व्यंजकता जो है वो वाचकता ही है, तो उसको समझाने के लिए मैंने इतनी बातें कही, ताकि सहृदयों के हृदय को ये विश्वास हो कि उसका जो आह्लाद है वो वस्तुतः ध्वनि है, उसमें न वाचकता काम करती है और न लक्षणा काम करती है, न आपका ये अनुमेय अनुमान जो है न वो काम करता है। नहीं सामान्य मात्र लक्षणेन उपयोगी विशेष लक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कर्तुम। कहता है कि यदि आपने किसी पदार्थ का सामान्य लक्षण मात्र से, आप ये बात कह सकते हैं कि मान लिया जाए भले डायरेक्ट वाचकता न हो, लेकिन वाचक के आश्रय में जब आपका ये भी व्यापार है, उसी शब्द से ये ध्वनि भी होता है, व्यंग्य भी होता है, तो उसी वाचक के अंतर्गत इसको क्यों न माने, या वाचक ही क्यों न माने? क्योंकि कहीं न कहीं है तो वो शब्द में ही, व्यापार तो वो उसी का हुआ। तो उसके लिए ये कहते हैं कि सामान्य मात्र लक्षणेन, जो एक सामान्य लक्षण है और जो एक विशेष लक्षण है, तो आप कहें कि सामान्य लक्षण जो है उसी में से निकाल कर विशेष लक्षण बनाया गया है, इसलिए विशेष लक्षण भी सामान्य ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि सामान्य सामान्य होता है, विशेष विशेष होता है। एवं ही सति सत्ता मात्र लक्षणे सकल सदवस्तु लक्षणानां पौनरुक्त्य प्रसंगः। कहते हैं ऐसा अगर मान के चलें तो जो आपके दर्शन हैं, जो वैशेषिक आदि दर्शन हैं, उसमें जो 9 रूप प्रकार के द्रव्य हैं, पृथ्व्यादि 9 द्रव्य हैं, रूप रस आदि 24 गुण हैं, उत्क्षेपणादि 5 प्रकार के कर्म हैं, उस सब की अलग अलग परिभाषा क्यों की जाती है? क्योंकि एक ही कर्म आपने कह दिया। अब वो 5 भेद जो किए, पांचों भेद तो कर्म ही है, तो एक कर्म से ही जब सबका काम चल जाता था, कर्म सामान्य से, तो फिर क्या उन पांचों की अलग अलग व्याख्या करना, क्या उन पांचों के अलग अलग रूपों को दिखाना, क्या ये औचित्य का वहन नहीं करता है? अगर नहीं करता है तो फिर उन्होंने किया क्यों? उसी तरह अगर शब्द से और अर्थ से जो व्यंग्य रूप अर्थ आता है, उस अर्थ की व्यंजकता कहीं न कहीं इसी शब्द और अर्थ में है, और इस शब्द का मुख्य व्यापार वाचकता है, उस वाचकता के अंतर्गत ही आप व्यंग्य को मानने का हठ करेंगे, तो फिर ये कहा जाएगा कि सामान्य लक्षण से अगर विशेष लक्षण का समाहार कर लिया जाता है, तो फिर इतने लक्षणकारों ने वैशेषिकादि दर्शन में इतने अलग अलग प्रकार के लक्षण क्यों किए? तो याद रखिए
कि सामान्य लक्षण अलग होता है और विशेष लक्षण अलग होता है। इसलिए मैंने इतना प्रयास करके आप लोगों के हर एक तर्कों का, हर एक वाद का उत्तर देने का प्रयास किया है कि व्यंजकता जो है वो एक अलग चीज़ है, व्यंग्य जो है वो एक अलग है, और वो जब प्राधान्य को प्राप्त करता है, वो जब प्रधान रूप से व्यंजक होता है, व्यंग्य होता है, तब वो ध्वनि कहलाता है। एवं क्रमेण कहते हैं कि ध्वनि मत विषय विमति विषयो जो आसीन मनीषिणाम सततम अविदित तत्व अविदित सतत्व ध्वनि संहितः प्रकारः काव्यस्य व्यंजितः सोयम। कहते हैं इस प्रकार ध्वनि विषय में विमति विषयः, जो ध्वनि के विरोधी थे, जो ध्वनि मत को नहीं मान रहे थे, मनीषियों का जो भी तर्क था, वो तर्क या ध्वनि को, व्यंजना को जो अपने अपने हिसाब से देख रहे थे, जो इसके वास्तविक तत्व को नहीं समझ रहे थे, उसको ध्वनि संज्ञक इस विशेष प्रकार का जो काव्य का जीवनभूत तत्व है, उसके लिए मैंने ये विवेचन प्रस्तुत किया है। अब सबको ये मानना पड़ेगा कि ध्वनि नाम का एक तत्व है, व्यंजकता नाम की एक चीज़ है, व्यंजकत्व है, और उस व्यंजकत्व की प्रधानता पर, उस व्यंग्य के प्रधान होने पर यह ध्वनि काव्य कहलाता है। तो ये तो ध्वनि काव्य हो गया। अब ध्वनि काव्य का दूसरा रूप जो है गुणीभूत व्यंग्य, उस पर भी जैसे आप कहेंगे वो तो पहले बता दिया गया है, तो जैसे ध्वनि भी पहले बता दिया गया था, लेकिन उस पर जिनकी जिनकी विप्रतिपत्तियाँ थी, उन विप्रतिपत्तियों को शांत करने के लिए ये व्याख्यान किया गया। उसी तरह अब गुणीभूत व्यंग्य के विषय को लेकर उसको प्रमाणित करने के लिए आगे का व्याख्यान शुरू होगा, जो अब हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।